हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग SCERT का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे 6 क्लास का। SCERT का जो ज्योग्राफी है 6 क्लास का हम लोग पढ़ रहे थे और ये हमारा हो जाता है सौर मंडल हम लोग पढ़ रहे थे। और सौर मंडल में टॉपिक रहा ध्रुव तारा, हम लोग ध्रुव तारा पढ़ रहे थे। देखिए SCERT की जो किताबें हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, 3.0 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम अगर देना है तो आपको पढ़ना होगा, है ना, तब जा कर के आप कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत ईजली है। तो चलिए हम लोग आज सौरमंडल को ही समाप्त करते हैं। सौरमंडल में हम लोग देखेंगे यह 6 क्लास का SCERT किताबें हो जाती है। ध्रुव तारा हम लोग देखेंगे, कहता है कि यह जो ध्रुव तारा है यह एक स्थिर तारा होता है और ये हमेशा जब भी आपको दिखेगा उत्तरी ध्रुव में ही दिखेगा। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये देखिएगा, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो जाता है, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। जब इसी 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ अगर जाएंगे, 23.5 डिग्री, है ना, तो इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, है ना। और ये जो ध्रुव हो जाता है हमारा ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाता है ना। और मैंने ये कहा कि उत्तरी ध्रुव में दिखता है। और जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम लोग इसको, ये पूरे पार्ट को अगर देखें, ये पूरे पार्ट जो है ना, इस पूरे पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये सारा का सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। और इसके नीचे जो दिख रहा है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। भारत की अगर अवस्थित की बात करें तो भारत यहीं पे हो जाता है ना। इसलिए भारत की स्थिति के बारे में अगर पूछे कि कहाँ पे, किस गोलार्ध में है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ना। और यही कहता है, यहीं पे ये बातें कही गई है, आप समझ गए होंगे। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है ना। ध्रुव तारा के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक स्थिर तारा है। और कभी कभी दिखिएगा, यह स्थिरता होने के वजह से जब नाविक समुद्र में अपने नाव लेकर के यात्रा करते थे तो अपने दिशा का जो ज्ञान होता था, इसी से वो लोग अपना अवगत होते थे और इसी से ही वो लोग हमेशा क्रियान्वित करते थे अपने आप को, खुद को। कहते हैं यहाँ पे कि विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। अगर आप विषुवत रेखा से, जैसे ये हो गया हमारा, है ना, और ये है हमारा विषुवत रेखा, ठीक है, ये हमारा विषुवत रेखा है, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी करते हैं। अगर आप कहीं से भी देखते हैं ध्रुव तारों को तो ये क्षितिज में ही दिखाई देता है ना। क्या कहता है, क्षितिज पर ही ये दिखाई देता है। और कहता है कि परंतु जो जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, यहाँ से जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षितिज से उसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगती है ना। और ये क्षितिज से क्या होगा, उसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। जो जो हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे त्यों हमारा उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। और यह भी कहता है कि यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था, ठीक है। कौन, तो यही जो स्थिर तारा है जिसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। और कहता है कि तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 हो जाती है ना। समूह में आप देखते होंगे तारों का एक समूह होता होगा, है ना। उसी में कह रहा है कि इसमें ऐसे समूहों की संख्या कितना है, 12 है, जिन्हें हम राशि भी कहते हैं। जैसे राशियों की संख्या अगर देखेंगे तो राशियों की संख्या 12 हो जाता है ना। और यही राशि का चर्चा किया गया और कहता है कि इन पर राशियों के नाम इस तरह दिए गए हैं, जैसे मेष राशि हो गया, वृष राशि हो जाएगा, मिथुन राशि हो जाएगा, कर्क राशि हो जाता है, सिंह राशि हो जाएगा, कन्या राशि हो जाता है, तुला राशि हो जाएगा, वृश्चिक राशि हो जाएगा, धनु राशि हो जाएगा, मकर राशि हो जाएगा, कुंभ राशि हो जाएगा और मीन राशि हो जाएगा। हालांकि ज्योतिष के पास जब भी जाएंगे तो वो चारों राशियों का अपना फ़ायदा, है ना, क्या क्या विशेषता है वो विशेषता वो लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ पे खगोलीय हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे हैं।
कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का एक समुदाय है जिनकी संख्या कितना है, 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है और इन तारों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। जैसे भारत में जब नक्षत्र की बात करेंगे तो ये देखिए नक्षत्र जो है, ये जो नक्षत्र है जैसे आप देख सकते हैं, अश्विनी नक्षत्र हो जाएगा, भरणी हो जाता है, कृतिका हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा, मृगशीरा हो जाता है, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त मतलब हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। इस तरीके से ये नक्षत्रों की संख्या जो बताया है ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सके। पृथ्वी जो है इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसीलिए नक्षत्रों की अवधि जो है 14 दिनों की होती है। ज्योतिषियों के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है ना। ज्योतिष के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि मौसम और नक्षत्र में गहरा संबंध है और एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा, उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी, वह काफ़ी खुशी खुशी घर लौट रहा था, है ना, घर लौट रहा था। जैसे हम लोग आकाश गंगा की अगर बात करें तो देखिएगा ये जो आकाश गंगा है ना, इसमें 100 अरब आकाश गंगा मिलेगा। आपके ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो ब्रह्मांड में 100 अरब, है ना, इस तरीके से 100 अरब आकाश गंगा मिलेगा, है ना। 100 अरब क्या है, आकाश गंगा आपको मिलता है ना। आकाश गंगा है क्या? आकाश गंगा की अगर बात करेंगे तो यह असंख्य तारों का एक पुंज हो जाता है ना। एक मिनट। आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा असंख्य तारों का एक पुंज हो जाएगा, है ना। क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, यह हो जाएगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। एक विशाल क्या है, विशाल पुंज हो जाता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगा के केंद्र को हम लोग बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र जो है आकाश गंगा के केंद्र को हम लोग बल्ज कहते हैं। ब आधा ल और जल हो जाएगा, है ना, बल्ज कहते हैं। ठीक है। जैसे पूछा जा सकता है कि आकाश गंगा, जैसे ब्रह्मांड में अगर आप देखते होंगे तो ब्रह्मांड में आप अपनी आकाश गंगा को जानते हैं जिसका नाम है मिल्की वे, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आकाश गंगा ब्रह्मांड में 100 अरब से कहीं ज़्यादा है ना। और इसी आकाश गंगा की अगर बात करें तो आकाश गंगा होता क्या है, तो देखिए असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगा का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग बल्ज कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक आकाश गंगा में, है ना, प्रत्येक आकाश गंगा में क्या होता है, 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और इस तरीके से मैंने कहा, और ये क्या कह रहा है, प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से कहीं ज़्यादा आकाश गंगा है ना। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और भी है। देखिएगा, इसी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा की सबसे निकट, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा। ये जो है एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा की सबसे निकट है निकट अवस्थित है ना। और हम अपने आकाश गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो हम अपने आकाश गंगा का जो नाम है मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और मंदाकिनी एक हीरोइन भी रहती हैं, बड़ी खूबसूरत भी रहती है ना।
तो मंदाकिनी हम लोग बोलते हैं आकाशगंगा को। अगर हम लोग, एक और भी नाम है जिसको हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, है ना, मिल्की वे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर इसकी मंदाकिनी की आकृति की बारे में बात करें, आकृति हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो आकृति जो है वो सर्पीला आकार का होता है, सर्प के समान, है ना। आकृति क्या है, हो जाएगा, यह सर्पीला हो जाता है। अगर इसकी, है ना, मंदाकिनी का जो आकृति है यह सर्पीला हो जाता है। अगर हम लोग मंदाकिनी के व्यास की बात करें, ठीक है, मंदाकिनी की अगर व्यास की बात करें तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, है ना। 1,00,000 प्रकाश वर्ष हो जाता है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य जो है हमारी आकाश गंगा का क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, हमारी आकाश गंगा का, है ना, हमारी आकाश गंगा का क्या है, आकाश गंगा का क्या हो जाता है, सूर्य। तो सूर्य एक तारा हो जाएगा, है ना, आकाश गंगा का एक तारा हो जाता है, ठीक है। तो आकाश गंगा से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए और क्या कहता है, तो देखिए इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी है। और गोविंद ने पूछा कि ये आकाश गंगा क्या है पिताजी, तो खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है, इसे ही आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सप्तर्षि, है ना, सप्त ऋषि बोलते हैं, तारों का एक समूह हो जाता है। यहाँ पे देखिए कहता है कि गोविंद जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है ना। कहाँ पे दिखाई देगा, तो देखिए उत्तर दिशा में कहता है। और ये जो नाम है हमारे जो ऋषि मुनि संत हैं उन्हीं के नाम पे ये 7 जो देखते हैं तारों का एक समूह है, नाम रखा गया, नामकरण किया गया। जैसे इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया गया, जैसे हम लोग ऋतु बोलते हैं, पुलह बोलते हैं, पुलस्य बोलते हैं, अत्रि बोलते हैं, वशिष्ठ बोलते हैं, अंगिरा और मरीचि कहा जाता है। लेकिन यूनानी ग्रंथों में इसे अन्य नामों से हम लोग जानते हैं। यूनानी ग्रंथों में किस नाम से जानते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यूनानी ग्रंथों में अगर बात करें तो इसे अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन बोलते हैं, एटा बोला जाता है और जेटा बोला जाता है ना। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो सौर मंडल हम लोग देख रहे थे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सौर मंडल आपको जो तारों का एक समूह है ना, यहाँ तक ये आपका सौर मंडल समाप्त होता है। बाकी हम लोग दूसरा टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सौर मंडल हम लोग जो किए 3-4 वीडियो में हम लोग किए होंगे। और ज्योग्राफी का ये 6 क्लास का है। अगर टोटल ज्योग्राफी पढ़ लिया जाए 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक अगर हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो बहुत बेहतर आपका ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है। कोशिश होगा कि अगली बार से वीडियो को लंबा किया जाए और थोड़ा डिटेल्स में और भी किया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।